बाजार अगले हफ्ते में आपका स्वागत है। और आज का खास शो इस मायने में अलग है क्योंकि इस हफ्ते की जब हम बात कर रहे हैं मार्केट की तो बहुत तेज गिरावट रही। सेंसेक्स निफ्टी करीब करीब 4% तक गिर गए। मार्केट में एक बड़ी बिकवाली का माहौल रहा। तो आज हम ये जानेंगे कि आखिर ये बिकवाली क्यों है और अगले हफ्ते के लिए क्या संकेत मिल रहे हैं। इस गिरावट के माहौल में आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, इन तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। और आज आपकी तैयारी कराने के लिए हमारे साथ हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। साथ ही हमारे साथ एक खास मेहमान हैं ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन साहब। और साथ ही मेरी पूरी रिसर्च टीम तैयार है, तैनात है आपको अलग अलग खबरों पर डिटेल रिसर्च बताने के लिए। आशीष से हम जानेंगे आज का मार्केट का पूरा हाल। कुशल बताएंगे अगले हफ्ते के अहम ट्रिगर। वरुण से जानेंगे HUL के नतीजों पर ब्रोकरेज की राय और निफ्टी में किस शेयर को मिल सकती है जगह। अनुराग शाह बताएंगे बजट में बैंकिंग सेक्टर के लिए क्या सौगात मिल सकता है। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं बाजार की, आज के मार्केट की। और आज लगातार चौथे दिन बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। मतलब 5 कारोबारी सत्र में 4 दिन मार्केट गिरकर बंद हुआ। और फाइनली कारोबार के आखिर में आखिरी दिन निफ्टी 140 अंक गिरकर 17,617 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स 427 अंक फिसलकर 60,000 के नीचे बंद हुआ। बैंक, फाइनेंस, मेटल और IT शेयरों ने बाजार पर दबाव बनाया और पूरे हफ्ते में सेंसेक्स निफ्टी 4% के आसपास लुढ़के हैं। तो तेज गिरावट इस पूरे हफ्ते में मार्केट में रही है। और अब रुक करते हैं आज के बाजार पर एडिटर्स टेक का। और अब जानते हैं कि जिस तरह से मार्केट में पूरे हफ्ते गिरावट का माहौल रहा, आखिर मार्केट में इतनी गिरावट क्यों रही, क्यों बाजार लगातार चौथे दिन तक गिरता रहा। सुनिए इस पर जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी की राय। हफ्ते के आखिरी दिन भारतीय बाजारों में दिखी फिर से बड़ी मुश्किलें, और मुश्किलों की वजह 2 थी, एक बाहर की इंपोर्टेड, एक हमारी अपनी। पहले बाहर की बात करते हैं। अमेरिकी बाजारों में ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ठीक होगा, और कल जब भारतीय बाजार बंद हुए तो अमेरिका के फ्यूचर सेंचुरी मार्कर 100 पॉइंट ऊपर थे। अमेरिका में वैसा सेशन दिखा भी। पूरे दिन भर अमेरिकी बाजार बेहद मजबूती के साथ ट्रेड करते। एक वक्त तो और कल रात को एसजेक्स 100 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा था, 125 पॉइंट। लेकिन आखिरी आधे पौन घंटे में जो अमेरिकी बाजार गिरे, पूछे मत, तेज गिरावट हुई। और उसका असर तो फिर सब पर पड़ना ही था, हम पर भी, दुनिया भर के सारे बाजारों पर भी। तो पहली कमजोरी तो हमने बाहर से इंपोर्ट की, अमेरिका से। दूसरी कमजोरी जो आई वो FIs के डेटा में। कल तो क्या जबरदस्त बेचा है, कैश मार्केट में भी, इंडेक्स फ्यूचर्स में भी और स्टॉक फ्यूचर्स में भी। और तीनों मिलाकर आप देखें, इंडेक्स ऑप्शन की खरीदारी छोड़ दीजिए, काम की नहीं। स्टॉक फ्यूचर्स, इंडेक्स फ्यूचर्स और कैश मार्केट, तीनों की बिकवाली 9,000 करोड़ रुपए की थी FIs की। तो एक तरफ तो इतनी भारी भरकम बिकवाली, उसके ऊपर ग्लोबल मार्केट्स कमजोर, दोनों एक साथ झेलना मुश्किल है। इसलिए खुले बहुत ही गैप से जबरदस्त कमजोरी के साथ गिरते गिरते 17,600 तोड़ा, 17,500 भी तोड़ा आखिरी 1 घंटे में। बस राहत की बात ये रही कि आखिरी आधा घंटा थोड़ा ठीक था, एक ढंग ढांग की, मतलब फेस सेविंग क्लोजिंग मिल गई आपको 17,600 के ऊपर निफ्टी पर। और बैंक निफ्टी 37,700 के आसपास बंद हुआ, जबकि बैंक निफ्टी भी गिराकर न सिर्फ 37,500 के नीचे गया, 37,200 225 के आसपास लो बनाया और वहां से एक अच्छी रिकवरी हुई। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि भले ऐसे देखने में आपको लग रहा हो कि बहुत ज्यादा गिरा नहीं, लेकिन दिन भर मूड माहौल बड़ा खराब था। हर एक लेवल पर बिकवाली भी आ रही थी, थोड़ी बहुत रिकवरी आती थी, उसमें फिर से बिकवाली और चौतरफा बिकवाली भी आ रही। कल के मुकाबले में ब्रेड भी आज कमजोर थी, हफ्ते का आखिरी सेशन भी था और लोग इस वक्त ज्यादा रिस्क लेने के मूड में है नहीं। अगले हफ्ते फिर से देखेंगे इस मूड के साथ। आज फिर से एक कमजोरी भरा सेशन रहा। आखिरी आधे घंटे में थोड़ी बहुत रिकवरी जो आई वो शॉर्ट कवरिंग की वजह से आती दिखी, और उससे क्लोजिंग कमजोर तो हुई, बहुत खराब या दिन के लोएस्ट पॉइंट पर नहीं हुई। बस यही रिलीफ की बात रही। तो ये गिरावट की वजह रही। लेकिन अब हम आपको ये बताने वाले हैं कि आज जिस तरह से मार्केट गिरा, या फिर जो लगातार चौथे दिन से हम गिरावट मार्केट में देख रहे हैं 4 दिनों से, इसमें कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं जहां पर ज्यादा गिरावट का माहौल रहा है और उस गिरावट के पीछे की वजह क्या रही है, ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी।
देखिए भारी गिरावट वाला हफ्ता जो है साबित होते हुए नजर आया। क्वार्टरली अर्निंग जो आईटी सेक्टर ने शुरुआत की नतीजों की, उसके बाद अगर आप देखें तो अधिकतर कंपनीज ने जो है निराशाजनक नतीजे जो है पेश किए। और एक और खास बात ये भी रही कि नतीजों से पहले स्टॉक्स में रन अप आया और नतीजे डिक्लेयर होने के बाद देखें तो तगड़ी मुनाफा वसूली जो है वो देखने को मिली, जिसके चलते अगर आप देखें तो निफ्टी करीब करीब 4% का कट यहाँ पर देखने को मिला। सेंसेक्स में भी देखें तो सिमिलरली 4% का करेक्शन देखने को मिला। मिड कैप स्मॉल कैप इंडाइसेस में करीब करीब 5% की जो है गिरावट देखने को मिली। ग्लोबल संकेतों की बात की जाए तो वो भी सपोर्टिव नहीं थे, तो फर्दर अगर आप देखें तो जो डाउन साइड है वो एक्सेलरेट होती हुई नजर आई। और निफ्टी बैंक दोनों का चार्ट अगर आप देखेंगे तो लगातार 4 दिन से जो है लोअर लोज का फॉर्मेशन है वो देखने को मिल रहा है। लगातार नए लोज जो है बाजार क्रिएट करते गया, बेरिशनेस जो है बाजार पर हावी होती हुई नजर आई। ऐसे में अगर आप देखें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आईटी स्टॉक्स में जो है सबसे ज्यादा कट देखने को मिला, क्योंकि अर्निंग्स की जो शुरुआत है आईटी स्टॉक्स की तरफ से देखने को मिली। पूरे हफ्ते में अगर आप देखें तो आईटी इंडेक्स करीब करीब 7% से ज्यादा गिरता हुआ नजर आया। दूसरे नंबर पर आता है फार्मा। लंबे समय से सेक्टर वैसे भी चला नहीं है और पूरे हफ्ते में देखें तो 5% का करेक्शन इस सेक्टर में देखने को मिला। रियलिटी काफी बढ़िया नतीजे, अच्छे Q3 के जो सेल्स ऑपरेशनल अपडेट्स है वो भी आई, लेकिन इसके बाद भी अगर आप देखें तो 4% की मुनाफा वसूली यहाँ पर देखने को मिली। फाइनेंशियल सर्विसेज, पीएसयू बैंक्स और एनर्जी पैक, हालांकि एनर्जी पैक में अगर आप देखें तो ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली और एफएमसीजी की तरफ से भी जो प्रदर्शन है ठीक ठाक देखने को मिला। ऐसे कमजोर बाजार में भी निफ्टी के चुनिंदा नाम से जहां पर स्ट्रेंथ बरकरार देखने को मिली। हैरत की बात है कि हीरो मोटोकॉर्प पूरे हफ्ते में अगर आप देखें तो 7% के गेन्स यहां पर देखने को मिले। पार ग्रिड आमतौर पर ये स्टॉक ज्यादा चलता नहीं है, लेकिन पूरे हफ्ते में देखें तो 3.5% की तेजी रही। ओएनजीसी क्योंकि कच्चे तेल में काफी बढ़िया उछाला है तो इसका एक कोरिलेशन देखने को मिलता है। और मारुति में अगर आप देखें तो 1.1% के जो गेन्स है वो देखने को मिले। लेकिन लूजर्स की बात की जाए तो टॉप पर आईटी स्टॉक्स का ही नाम आएगा। एचसीएल टेक 13% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। नतीजों के बाद बजाज फिनसर्व 10% का करेक्शन यहाँ पर पूरे हफ्ते में देखने को मिला। फार्मा, एपीआई, केमिकल से जुड़ी कंपनीज में काफी बड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिली। डेविस लैब 9% फिसलता हुआ नजर आया। टेक महिंद्रा, श्री सीमेंट जैसे स्टॉक्स में गिरावट रही। लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स में जहां पर नतीजे अच्छा है वहां पर बाजार ने शेयर अप भी किया। मिसाल के तौर पर आप देखिए टाटा एलेक्साइज 16% की तेजी जो है एक हफ्ते के अंदर देखने को मिली। एंजल वन करीब 14% चलता हुआ नजर आया। लेकिन कमजोर नतीजे और कुछ खबरों का असर स्टरलाइट टेक करीब 24% की जो गिरावट है पूरे हफ्ते के दौरान देखने को मिली। हाइकल में खबरों का असर देखने को मिला, 18% का बड़ा करेक्शन आया। डॉक्टर लाल पैथ और इन्फो एज में अगर आप देखें तो करीब 17% की जो गिरावट है वो हफ्ते के दौरान रही। तो ये अलग अलग सेक्टर का परफॉर्मेंस आशीष ने डिटेल में बताया। लेकिन अब हम रुक करते हैं अपने खास मेहमान का, और आज हमारे साथ हैं ट्रेडशिफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन साहब। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल तो सर मेरा आपसे यही होगा कि जिस तरह से लगातार 4 दिनों से मार्केट में गिरावट का माहौल रहा है, 4% से ज्यादा निफ्टी गिरा, 4% के आसपास सेंसेक्स में हमने गिरावट देखी। इस गिरावट को देखने के बाद मंडे के लिए सर क्या अंदाजा लगता है, क्योंकि मंडे वाला जो हफ्ता होगा वो बजट से ठीक पहले वाला हफ्ता होगा, तो क्या अंदाजा लग रहा है मंडे के लिए सर? और मंडे के लिए कोई ट्रेड बताएं सर। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जैसा कि अभी अनिल जी ने कहा कि कुछ रीजंस तो इंपोर्टेड और कुछ डोमेस्टिक रीजंस, और एक तो बहुत अहम समय से हम जा रहे हैं क्योंकि सामने अब बजट आने वाला और एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, तो उसके पहले का हफ्ता है, लास्ट हफ्ता। और ऐसा है कि जब इतनी करेक्शन हो गई और जब हम हल्के जाएंगे बजट में, तो थोड़ी भी अगर कोई भी पॉजिटिव न्यूज आ जाती है या पॉजिटिव अनाउंसमेंट्स आएंगे तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा एक इसमें उछाल आ सकता है मार्केट में। तो मेरे हिसाब से तो देखिए 17,500-600 का लेवल है, एक बहुत अच्छा सपोर्ट है, जो कि जब मार्केट्स टूटे थे तो 17,600 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह भी था, बार बार उसको क्रॉस नहीं कर पा रहा था मार्केट, और अब वही लगता है कि सपोर्ट लेगा। तो मेरे हिसाब से जो बंद होते होते जो थोड़ी बहुत एक ठीक ठाक सी क्लोजिंग हुई है, जो 250 पॉइंट तक भी नीचे जाने के बाद एक ठीक ठाक सी रिकवरी के साथ बंद हुई है, तो इसको मैं पॉजिटिवली लूंगा। और मुझे लगता है कि अब देखिए रिलायंस के भी रिजल्ट्स आने वाले हैं, उसके बाद देखते हैं एफआईआई के आंकड़े वाकई में खराब आ रहे हैं, और इतनी बड़ी मंदी के बाद मुझे लगता है कि नीचे के लेवल्स पे थोड़ी बहुत बाइंग आनी चाहिए, सपोर्ट लेवल्स है। तो मेरी यही राय है, जैसा कि अभी एक हमारे अभी चैनल पे स्पेशल न्यूज भी चल रही थी कि बैंकिंग सेक्टर के लिए कुछ सौगात आ सकते हैं इस बजट में, तो मैंने आईसीआईसीआई बैंक को चुना है इंट्राडे पिक के तौर पे, एफएनओ पिक के तौर पे बाइंग की राय देने की मैं हिम्मत कर रहा हूं। तो एफएनओ पिक की पिक है, और आईसीआईसीआई बैंक 804 पे बंद हुआ है, 815.20 का टारगेट और 795 का स्टॉप लॉस लगा है। और पोजिशनल पिक के तौर पे मैं आज के खराब मार्केट में भी एक स्टॉक अच्छे से बंद हुआ, कई स्टॉक्स
हुए। हालांकि मिड कैप स्मॉल कैप में तो वैसे माहौल काफी अच्छा बना हुआ था। आज देखा जाए तो एक क्लियर कट एक फॉल आया है हर स्टॉक्स में, और आज भी M2Ms भी अच्छे खासे देखने को मिले, मिड कैप हो या लार्ज कैप्स। बट एग्रोटेक फूड जो कि मैं पोजिशनल पिक के तौर पे दे रहा हूं, 982 की क्लोजिंग थी और 1090 का टारगेट, 950 का स्टॉप लॉस। जी, तो ये दो ट्रेड आपके लिए, एक तो मंडे को इंट्राडे के लिए, और जो बात संदीप जी ने कही बहुत महत्वपूर्ण है कि ऐसे मार्केट में भी आपको एक पोजिशनल कॉल भी दी गई है, तो वहां पर भी आपकी नजर होनी चाहिए, आप रख सकते हैं। लेकिन अब आपको बताते हैं कि अगले हफ्ते के लिए अहम ट्रिगर्स क्या हैं, क्योंकि अगला हफ्ता अहम इसलिए है क्योंकि वो बजट से ठीक पहले वाला हफ्ता है, और अगले हफ्ते से जो जिस तरह का फ्लेवर और बजट को लेकर खबरें आ रही हैं, उसके ऊपर भी मार्केट की नजरें हैं। तो ऐसे में नेक्स्ट वीक के लिए अहम ट्रिगर्स क्या हैं, ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी कुशल गुप्ता। जी, तो अगला हफ्ता काफी अहम रहने वाला है नतीजों के लिहाज से। ढेर सारी निफ्टी और F&O कंपनियां अपने नंबर्स डिक्लेयर करेगी। सबसे पहले 24 जनवरी आप देखिए एक्सिस बैंक निफ्टी से अपने नंबर्स डिक्लेयर करेगी। साथ ही F&O स्पेस से दीपक नाइट्राइट, HDFC AMC, IEX, इंडिया मार्ट इंटरमेश, रैमको सीमेंट्स, SBI कार्ड्स और श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस जो है अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगी। साथ ही HDFC AMC की नतीजों के साथ साथ और भी कई मामले हैं जिस पर विचार ये करते हुए दिखेंगे। इनफैक्ट HP एडेसिव्स और सुप्रिया लाइफ साइंस पर नजर रखिए, इनका एंकर लॉक इन जो है खत्म होता हुआ नजर आएगा। और साथ ही NSE पर फोकस रहेगा। आप देखिए 24 जनवरी से सिलेक्ट मिड कैप के डेरिवेटिव जो है ये एक्सचेंज पर लॉन्च करते हुए नजर आएंगे। 25 जनवरी रिजल्ट्स के लिहाज से सिप्ला और मारुति अपने नंबर्स घोषित करेगी निफ्टी के हिसाब से, और F&O में कैनफिन होम्स, फेडरल बैंक, पिडिलाइट, SRF, टोरेंट फार्मा और यूनाइटेड स्पिरिट्स अपने नंबर्स डिक्लेयर करेगी। साथ ही IFCI भी फोकस में रहेगा क्योंकि इक्विटी के जरिए यहां पर फंड जुटाने पर बोर्ड बैठक होने वाली है। 26 जनवरी भारतीय गणतंत्र दिवस के मौके पर भारतीय बाजार जो है बंद रहेंगे। साथ ही US में फेड की ब्याज दरों पर फैसला आएगा। ये काफी अहम इस हफ्ते का इवेंट होने वाला है। इनफैक्ट अगले हफ्ते अगर आप देखें तो 27 जनवरी को नतीजों के लिहाज से लंबी लिस्ट है। F&O स्पेस की 9 कंपनियां अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगी। चुनिंदा नाम में बिरला सॉफ्ट, कैनरा बैंक, कोफॉर्ज, कोलगेट जैसे स्टॉक्स शामिल हैं। जनवरी सीरीज की मंथली एक्सपायरी भी 27 जनवरी को यानी कि गुरुवार को होती हुई दिखेगी। और साथ ही अदानी विल्मर का IPO लॉन्च किया जाएगा। 27 जनवरी से 31 जनवरी तक ये 3600 करोड़ रुपए का कुल IPO है। प्राइस बैंड 218 से 230 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। पंजाब एल्कलीज भी फोकस में रहेगा क्योंकि यहां पर जो इन्होंने सब डिवीजन अनाउंस किया था स्टॉक स्प्लिट, वो उसकी एक्स डेट जो है 27 जनवरी होती हुई दिखेगी। 28 जनवरी शुक्रवार आप देखिए निफ्टी में डॉक्टर रेड्डीज, कोटक महिंद्रा, L&T अपने नंबर्स डिक्लेयर करेगी। साथ ही F&O स्पेस से EU स्मॉल फाइनेंस, चंबल फर्टिलाइजर, मैरिको, मैक्स फाइनेंशियल, यूनाइटेड ब्रेवरीज और वेदांता जैसे स्टॉक जो है अपने नंबर्स डिक्लेयर करते हुए नजर आएंगे। साथ ही CMS इन्फो सिस्टम्स का भी एंकर लॉक इन जो है खत्म होता हुआ नजर आएगा। और अंत में मॉइल, ये अपना जो बाईबैक है 28 जनवरी से यानी कि शुक्रवार से खुलता हुआ दिखेगा। 10 फरवरी तक ये बाईबैक इनका खुलेगा। और आप देखिए बाईबैक का जो साइज है वो 693 करोड़ का है और बाईबैक की प्राइस 205 रुपए प्रति शेयर तय की गई है। तो काफी इवेंटफुल हफ्ता जो है आने वाला आपके लिए रहने वाला है। तो ढेर सारे ट्रिगर्स हैं नेक्स्ट वीक के लिए और उस पर मार्केट की नजरें टिकी रहेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर के नतीजों के बाद मैनेजमेंट की कमेंट्री और ब्रोकरेजेस की क्या कॉल्स आई हैं, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी वरुण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बताइए वरुण। देखिए HUL के नतीजे तो मिले जुले थे। मिले जुले में इसके लिए कह रहा हूं क्योंकि आय, मुनाफा, मार्जिन हमारे अनुमान से बेहतर था, उसमें नो डाउट। खासकर मार्जिन अगर आप देखेंगे तो जहां 24% के आसपास का अनुमान था, 25% के कंपनी के मार्जिन आए हैं जो कि काफी बेहतर है। लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ जो है 3 से 4% का अनुमान था, 2% के आसपास आई है। इसके लिए मैं नंबर्स को मिले जुले कह रहा हूं। हालांकि मैनेजमेंट की कमेंट्री अगर आप देखेंगे तो वहां मैनेजमेंट का एक बात साफ कहना था कि ग्रामीण इलाकों में जो मांग है उसमें अभी भी दिक्कतें हैं। पिछले क्वार्टर में भी कंपनी ने यह हाईलाइट किया था। इस क्वार्टर में फिर से कंपनी ने कहा है कि ग्रामीण मांग दबाव में है। खासकर कमोडिटी का इन्फ्लेशन जो देखने मिल रहा है उसके कारण कहीं ना कहीं जो स्पेंडिंग है वो कम हुई है। और ये जो कमोडिटी इन्फ्लेशन है ये पिछले क्वार्टर में तो देखा गया, इस क्वार्टर में और ज्यादा देखने मिलेगा। तो ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट जो है वो काफी हद तक चैलेंजिंग है, ये कंपनी का साफ कहना है। लेकिन जो प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड है वो अभी भी जारी है, ये कंपनी का कहना है। और इसके लिए आपने देखा कि मार्जिन में खासकर बढ़ोतरी देखने मिली क्योंकि अर्बन मार्केट से काफी मदद मिली है। डिस्क्रिशनरी और आउट ऑफ होम कंजम्पशन जो है वो कोविड के पहले के स्तर पे पहुंच चुका है, ये कंपनी का साफ कहना है। वहीं ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में कंपनी ने मार्केट शेयर गेन किया है।
साथ ही साथ कंपनी का ये कहना है कि फिलहाल जो कोविड की वेव चल रही है उसका बिजनेस पे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ है। आगे डिजिटल पे कंपनी का पूरी तरह से फोकस होगा और एक स्पेसिफिक मार्केट है प्लांट बेस्ड मीट मार्केट, जिसको लेके काफी सारी कंपनियां एंट्री कर रही है। अब इसमें एचयूएल ने कहा है कि सही समय आने पर इस सेगमेंट में भी वो एंट्री करेंगे। वहीं कंपनी ने कहा है कि क्योंकि रूरल स्पेंडिंग काफी हद तक दबाव में आ चुकी है, वहां पे डिमांड जो काफी कम हो चुकी है, तो सरकार को कहीं ना कहीं इंटरफेयर करना चाहिए और खासकर बजट में सरकार को कुछ ऐसे ऐलान करना चाहिए जिससे आम आदमी के हाथ में पैसा आए, खासकर रूरल इकोनॉमी में। और इसके लिए मनरेगा जैसी स्कीम्स जो है उसमें अगर सरकार ज्यादा फोकस करे, ज्यादा एलोकेशन बढ़ाए, तो ये शायद रूरल इकोनॉमी के लिए ज्यादा बेटर रहेगा। हालांकि ब्रोकरेज हाउसेस की राय थोड़ी बहुत मिली जुली है। यहाँ पे कुछ लोग आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं, 2700 के आसपास के भी टारगेट दे रहे हैं, कुछ न्यूट्रल, कुछ ओवरवेट की रेटिंग है, लेकिन 2700 से 3200 ये वो रेंज है जहां तक ब्रोकरेज हाउसेस अपने प्राइस टारगेट दे रहे हैं। ज्यादातर लोग वैसे की सलाह इस काउंटर पे दे रहे हैं। तो नतीजे मिले जुले, कमेंट्री भी ठीक ठाक ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से। ज्यादातर अगर आप देखेंगे तो जिन लेवल्स पे काउंटर मौजूद है उसके ऊपर के ही टारगेट आ रहे हैं। और अब देखते हैं कि आज की गिरावट के बाद जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी सोमवार और अगले हफ्ते के लिए क्या स्ट्रेटेजी बनाने की सलाह दे रहे हैं। सोमवार के बाजारों का जहां तक सवाल है, डाउ फ्यूचर्स फ्लैट थे, हल्के से हरे निशान में। उम्मीद करते हैं कि 5 दिनों की तेज गिरावट के बाद, 6 दिनों की तेज गिरावट के बाद अमेरिकी बाजारों में एक रिकवरी अगर बनी तो वो सपोर्ट देगी। 17,400 17,475 अगला अहम सपोर्ट लेवल है निफ्टी पर। ऊपर 17,800 17,875 हल्की फुल्की रुकावट की रेंज। बैंक निफ्टी 37,050 37,200 अगला सपोर्ट जोन, और ऊपर की तरफ 37,850 38,000 रुकावट की जगह। ये सारे लेवल्स आपको ध्यान में रखने लेवल्स के लिहाज से। लेकिन मार्केट का एक्शन किस लिहाज से होगा? पहला, आज के एफआईज के डेटा, दूसरा ग्लोबल मार्केट्स। बस ये दो ही चीज़ें हैं जो बाजार को ड्राइव कर रही है। बजट सामने, हम सबको पता है, और अगला हफ्ता मंथली एक्सपायरी का भी होगा, तो उतार चढ़ाव भी बढ़ेगा। उतार चढ़ाव का मतलब ये नहीं कि सिर्फ कमज़ोर होंगे, बढ़ भी सकते हैं। इस कमज़ोरी वाले मार्केट में अगर थोड़े भी ट्रिगर्स अच्छे मिले, एक शार्प शॉर्ट कवरिंग का रिएक्शन भी ऊपर की तरफ आ सकता है, लेकिन उसमें प्रॉफिट बुकिंग भी होगी। तो दोनों तरफ के तगड़े ट्रेड्स होंगे। अगला हफ्ता एक्शन के लिहाज से ज़्यादा होगा। रीजनल सीजन और जोर से बढ़ेगा, ढेर सारी कंपनियों के नतीजे आएंगे, हमारे यहाँ भी, अमेरिका में भी, और बजट की उम्मीदों में बाजार का एक्शन। तो बड़े लेवल्स, बड़े एक्शन के लिए अगले हफ्ते हो जाइए तैयार। और अब वक्त है ये जानने का कि सोमवार को ऑप्शन के जरिए आपको कहां पर कमाई के मौके मिलेंगे। और ऑप्शन की स्ट्रेटेजी बताने के लिए हमारे साथ हैं कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान। श्रीकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। बताएं सर, मंडे को ऑप्शन के जरिए इस मार्केट में कहां पर कमाई के मौके मिल सकते हैं? मार्केट में 17,600 के ऊपर की जो एक क्लोजिंग दी है, हमें लगता है कि एक थोड़ा सा मार्केट में एक रिलीफ आ सकता है। जो इतने दिन से जो पिटाई हो रही थी उसमें एक मुझे लगता है कि एक रिबाउंड आ सकता है, एक बाउंस बैक आ सकता है। और इसी वजह से जो स्टॉक अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स के करीब आ चुके हैं, वहां पे कुछ बाय की हमने एक स्ट्रैटेजी बनाई है। और अगर उसमें अगर आप देखें तो टेक महिंद्रा, यहाँ पे हमने एक बड़ा सेल ऑफ देखा था। तो यहाँ पे 1600 के जो कॉल ऑप्शन है टेक महिंद्रा के, उसे खरीदे जा सकते हैं और 24 रुपए के करीब हमें मिल रहे हैं। यहाँ पे टारगेट्स रहेंगे 45 रुपए के, और हमें स्टॉप लॉस रखना है 16 रुपए के करीब का। साथ ही साथ हमें लगता है कि आईसीआईसीआई बैंक, इसमें आज काफी मजबूती थी और स्टॉक जो था वो 800 रुपए के करीब काफी देर से टिका हुआ था। उसके बाद हमने टूवर्ड्स द एंड एक अच्छी रिकवरी देखी। यहाँ पे भी हमें लगता है कि अच्छी तेजी बन सकती है। और यहाँ पे जो हमें कॉल ऑप्शंस खरीदने हैं वो 810 रुपए के स्ट्राइक प्राइस के हैं, जो 16 रुपए के करीब मिल रहे हैं, और स्टॉप लॉस रखना है 12 रुपए का, और टारगेट रहेंगे 27 रुपए के। जी, ओके, बहुत शुक्रिया श्रीकांत जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि कहां पर ऑप्शन के जरिए मंडे को ट्रेड बनेंगे। लेकिन इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, और खबर यह है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे आए हैं, और रिलायंस इंडस्ट्रीज का कंसो मुनाफा 18,550 करोड़ रुपए रहा है, 13,100 करोड़ से बढ़कर। तो ये ताजा आंकड़े आप देख रहे हैं इस वक्त रिलायंस के Q3 के नतीजे के 18,550 करोड़ रुपए मुनाफा रहा है Q3 में RIL का।
और आपको बता दें कि जो कंसो मुनाफा है वो 13,100 करोड़ से बढ़कर 18,550 करोड़ रुपए रहा है। तो इस वक्त की ताजा खबर और ये आंकड़े आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर जो हम आपको दिखा रहे हैं। कंसो आय 1.20 लाख करोड़ से बढ़ा है। तो आप जरा संदीप जी हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं सर, बताएं जो अभी भी आंकड़े आ रहे हैं अब RIL के नतीजे के, इन आंकड़ों पर सर आपका पहला कमेंट क्या होगा संदीप जी? देखिए ठीक है, आंकड़े तो इनफैक्ट और अभी देखना होगा कि इनका किस तरीके से आरपूज आते हैं, किस तरीके से GRMs आते हैं। बाकी काफी एक कंसोलिडेटेड स्टॉक है और मेरे हिसाब से अच्छा खासा बढ़ोतरी आई है उसमें जो आपके कंसोलिडेटेड मुनाफा है। सो और अब देखना होगा किस तरीके से मार्जिन्स आती है, उन सबको एक बार पूरा देखने के बाद ही पूरी एनालिसिस दी जाएगी तो बेहतर होगा। जी, तो ये आपका कमेंट। लेकिन संदीप जी ठीक है, अब जरा आप बता दें सर कि लॉन्ग टर्म के लिए इस मार्केट में कहां पर पैसा बन सकता है और कहां पर पैसा लगाना चाहिए? बिल्कुल, एक जो स्टॉक में आज लाया हूं वो फोसेको इंडिया है और इसकी मतलब ये एक MNC कंपनी है जैसा कि नाम बताता, और मेटलर्जिकल इंडस्ट्री की एक लीडिंग कंपनी है और 900,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है। और सबसे बढ़िया बात ये है कि सितंबर टू सितंबर अगर रिजल्ट्स देखें तो बहुत बढ़िया है और प्रोमोटर्स की स्ट्रांग स्टेक है 75% के लगभग। और वेसुवियस इंडिया जो कि मैंने पहले भी एक स्टॉक है जो जेम के स्टॉक के तौर पे मैंने रेकमेंड किया, वो भी वन ऑफ द प्रोमोटर्स और यूके का फोसेको वो इसका प्रोमोटर है और डेट फ्री कंपनी है, लाजमी है, डिविडेंड भी ठीक ठाक देती है। इनफैक्ट बहुत अच्छा डिविडेंड पे आउट रेशियो है, करीब 52-53% के लगभग प्रॉफिट्स का ये लोग डिविडेंड के रूप में बांटते हैं। तो 1% से लगभग की ज्यादा की इनकी डिविडेंड यील्ड आती है। और पिछले सितंबर के मुकाबले इस सितंबर में अगर पिछले सितंबर में करीब 7 करोड़ का पैट था तो उसके सामने इस बार 9 करोड़ का पैट था सितंबर में। अब देखते हैं आगे आने वाला क्वार्टर कैसा रहता है, बट इतना करेक्टेड हो रखा है स्टॉक। ऊपर का लेवल 1790 का दिखाया और उसके सामने 1450 के लगभग अगर स्टॉक दिख रहा है तो मुझे लगता है कि बहुत ही बढ़िया लेवल से जहां पे एंट्री करनी चाहिए। अगर 3 साल की भी स्टॉक प्राइस की मूवमेंट देखें तो ऑलमोस्ट नेगेटिव है, तो ये एक बहुत बढ़िया एक चांस है कि इतने करेक्टेड और इतने कंसोलिडेटेड और अपने अहम एवरेजेस के आसपास ये स्टॉक मिल रहा है। तो ऐसे करेक्टेड मार्केट में ऐसे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक MNC स्टॉक अगर लेते हैं तो मुझे लगता है अच्छा रिटर्न्स मिल सकता है। तो आराम से स्टॉक को खरीदना चाहिए लेवल्स पे 1650 के टारगेट के लिए। ओके, चलिए बहुत शुक्रिया संदीप जी आपका ये ट्रेड बताने के लिए, और पूरी टीम का भी बहुत बहुत शुक्रिया अलग अलग खबरों पर डिटेल रिसर्च बताने के लिए। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही।